प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम प्रतिदिन आपके लिए इस डेली करंट न्यूज़ में डीएनए के तहत जो है वो हम प्रभात ज्ञान कोश में आपके लिए हम प्रतिदिन भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हम अभी कुछ नवाचार करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सीईटी को लेकर के किसी एक टॉपिक पर हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर आज हम सबसे पहले भारत और विश्व के करंट अफेयर्स पर चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें जो सबसे पहली खबर है वो संबंधित है अगर इसमें देखते हैं तो भारत के नए रॉकेट जिसका नाम क्या है SSLV-D3 ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के साथ उड़ान भरी। ये अपनी आज की पहली खबर है। अब इसको जब हम लोग यहाँ पर इसका एनालिसिस करते हैं तो ये एनालिसिस ये है कि भारत का नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, जिसको SSLV-D3 नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08, ठीक है, जिसको अपन लोग EOS 08 कहते हैं। उसको 175.5 किलोग्राम वजन के साथ लॉन्च किया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जब अपन लोग देखें तो ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसकी पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम तक की है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकती है। इस इसरो द्वारा छोटे उपग्रहों की वैश्विक बाजार की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो इसरो का जो ये मिशन है, उस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि SSLV विकास परियोजनाओं को पूरा करना, उसके बाद में भारतीय उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र की संगठन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा परिचालन मिशन को सक्षम बनाता। तो यहाँ पर भारत के नए रॉकेट SSLV-D3 ने पिग्गी बैंक उपग्रह SR0 के साथ कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08, जिसको अपन लोग कहते हैं EOS 08, इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका पहला अपना जो आज की पहली खबर है वो संबंधित है इसरो के इस नए रॉकेट लॉन्चर से संबंधित है, जिसको अपन लोग SSLV-D3 कहते हैं। इसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 के साथ में उड़ान भरी है। अगली जो प्रमुख खबर है वो फिर यहाँ पर रामसर साइट से संबंधित है, ठीक है। तो रामसर साइट, जिसको अपन लोग ये कह सकते हैं कि 1971 में ईरान के अंदर जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था, और उसमें विश्व के ऐसे स्थान जो आर्द्र भूमि स्थल हैं उनको चिन्हित किया जाता है। तो उसी के तहत यहाँ पर भारत में 3 नए रामसर साइट्स को जोड़ा गया है, और इस प्रकार भारत में रामसर साइट्स कितने हो गए हैं? 85 हो गए, 85 हो गए, जिसको अपन लोग आर्द्र भूमि अथवा नम भूमि के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक तो तमिलनाडु में है, जिसको अपन लोग कहते हैं नंज नयारायण पक्षी अभयारण्य। उसके बाद में दूसरा भी तमिलनाडु में ही है जो कजुवेली पक्षी अभयारण्य है, और तीसरा मध्य प्रदेश में तवा जलाशय है। तो इस प्रकार से रामसर साइट्स की कुल संख्या भारत में कितनी हो गई है? 85 हो गई है। 3 नए स्थल जोड़े गए। पहला स्थल कौन सा है? तो पहली बात तो दोनों स्थल तमिलनाडु के हैं। कौन से? एक तो नंज नयारण पक्षी अभयारण्य और दूसरा कजुवेली पक्षी अभयारण्य, और एक स्थान मध्य प्रदेश में है जिसको अपन लोग कहते हैं तवा जलाशय। उसके बाद दोस्तों फिर अपन लोग जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी जो वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है उसको लेकर के अगर अपन लोग बात करें तो अभी कुल कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की गई है? 103 वीरता पुरस्कारों को जो है वो मंजूरी प्रदान की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की है, जिसको अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर 4 जो है वो कीर्ति चक्र प्रदान किए जाएंगे। और कीर्ति चक्र जो दिया जाता है वो शांतिपूर्ण समय का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, अर्थात जब युद्ध नहीं हो रहा हो ऐसे में जो है वो शांतिपूर्ण समय में किस प्रकार से सेना के किसी पार्ट ने या किसी व्यक्ति ने जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी तो उसको लेकर के कीर्ति चक्र दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। कितने वीरता पुरस्कार हैं? 103 वीरता पुरस्कार हैं। उसके बाद में फिर हम लोग अभी जो एक नई नियुक्ति हुई है जिसमें केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है,
ठीक है, तो केंद्रीय गृह सचिव किसको नियुक्त किया गया है? आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? पहले अजीत कुमार भल्ला थे। तो अभी जो है वो नई जो नियुक्ति की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन को। अगली जो दोस्तों खबर है वो फिर यहाँ पर संबंधित है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको अपन लोग कहते हैं, और ईडी का नाम काफ़ी चर्चित है। और यहाँ पर अगर अपन लोग अभी देखें तो इसमें पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की गई है। और किसको नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। तो वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को वित्तीय अपराधों के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रवर्तन निदेशालय का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखें तो ईडी जिसको अपन लोग है ना, जिसमें अपन लोग प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, इसका पूर्णकालिक निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। उसी प्रकार से अगर अपन आज अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो किसने नामांकन की घोषणा की है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो पाइटोंगतान शिनावात्रा। ठीक है, तो थाईलैंड की फ्यू थाई पार्टी ने घोषणा की है कि पाइटोंगतान शिनावात्रा को आगामी संसद के मतदान में देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया जाएगा। ठीक है, और अगर वो चुनी जाती हैं तो वो थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो इस प्रकार से आज की जो अगली खबर है वो फिर हम लोग रुख करेंगे यहाँ पर हॉकी इंडिया से संबंधित है। और हॉकी इंडिया में आप लोगों को बताया गया है कि पीआर श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, और उन्होंने भारतीय टीम ने अभी पेरिस ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीता उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने घोषणा की थी कि मैं जो है इस पेरिस ओलंपिक के बाद में संन्यास ले लूँगा। तो उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का क्या बनाया गया है? कोच बनाया गया। पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़, उनके सम्मान में जर्सी नंबर 16 जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा गया है, अर्थात जर्सी नंबर 16 की सेवानिवृत्ति कर दी गई है, क्योंकि ये जर्सी नंबर 16 का उपयोग करते थे। ठीक है, अब फिर हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं। अगली खबर किससे संबंधित है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तजाकिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कितने मिलियन की मंजूरी प्रदान की है? 30 मिलियन के ग्रांट को मंजूरी प्रदान की है। कहाँ पर? तजाकिस्तान में। किसने मंजूरी प्रदान की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और किस काम को लेकर के? स्वास्थ्य के देखभाल को लेकर के। अगली जो खबर है वो फिर यहाँ पर तंजानिया से संबंधित है। तंजानिया के राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया है, ये खबर है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अगर अपन लोग देखें तो तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? समिया सुलुहु हसन। और उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया है, और इस प्रकार से उन्होंने जो कैबिनेट में फेरबदल किया है। अगली जो खबर है वो फिर तेलंगाना सरकार से संबंधित है। और तेलंगाना सरकार ने आनंद महिंद्रा को स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि तेलंगाना सरकार अपने वहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का काम कर रही है। तो उस स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? उसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा को बनाया गया है। ठीक है, उसको उस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब फिर हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे मैप ऑफ द डे में, उसमें हम बात करेंगे मानस नदी की। सबसे पहली बात तो ये जो मानस नदी है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये मानस नदी जो है भारत और भूटान के बीच बहने वाली एक सीमा पार नदी है। ठीक है, भूटान की 4 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं, उसमें से मानस नदी प्रणाली जो है सबसे बड़ी है। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपन लोग देखें यहाँ पर तो ये जो मानस नदी है वो यहाँ पे जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की भी आगे जाकर के सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर अपन लोग देखते हैं तो मानस नदी की भी प्रमुख सहायक नदियों में कुछ नदियाँ हैं, है ना। तो यहाँ पे छू नदी है, मंगदे छू नदी है, इस प्रकार से कुछ नदियाँ हैं। तो भूटान की 4 प्रमुख नदी प्रणालियों में सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? मानस नदी प्रणाली है। अब हम लोग यहाँ पर राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान जीके में अगर अपन लोग बात करें तो राज्य नृत्य कब घोषित किया गया? 1986 में। उसके बाद में पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो राजस्थान पवन ऊर्जा के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। राजस्थान के किस जिले को जो है वो झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है? तो वो जिला कौन सा है? उदयपुर है। राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है ना, जिसको अपन लोग पद्मा डेयरी कहते हैं। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है।
राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर अपन लोग देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, संभाग की बात ये कर रहा है तो जयपुर संभाग है। ठीक है, साल्ट सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है, तो फलोदी, फलोदी को अपन साल्ट सिटी कहते हैं। भारत का पेरिस कौन सा जिला है, जयपुर। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है, गलता जी जयपुर को मंकी वैली कहते हैं। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को कब घोषित किया गया, 22 मई 1981 को। और राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया, 1948 को। ठीक है, तो ये कुछ खबरें हैं डेली राजस्थान जीके से संबंधित। अब हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त जो है पर्सन ऑफ द डे हैं आज, और ये भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, गुर्जरात्रा यानी भीनमाल, राजस्थान, अर्थात जिसको वर्तमान में जालोर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उन्होंने बीज गणित, अंक गणित और ज्यामिति सहित गणित के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। और ब्रह्मगुप्त को उनके दार्शनिक ग्रंथ जिसका नाम क्या है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक, उनके काम के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है वो खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में एक प्रमुख योगदान के रूप में याद किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ और करंट अफेयर्स की। इसमें आज का जो पहला प्रश्न है वो संबंधित है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य का चौथा एलोपैथिक वेलनेस सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो राज्य का चौथा एलोपैथिक वेलनेस सेंटर उदयपुर में खोला जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को स्वास्थ्य पहलू को देखभाल करने के लिए एलोपैथिक वेलनेस सेंटर उदयपुर में खोला जा रहा है, जो राज्य का चौथा नंबर का एलोपैथिक वेलनेस सेंटर है। इससे पहले जयपुर, जोधपुर और अजमेर में जो है वो इस प्रकार के एलोपैथिक स्वास्थ्य या वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगली खबर की तरफ अपन लोग रुख करते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके का, करंट अफेयर्स का। मोहनपुरा, फरकिया, अजमेर, कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, मोहनपुरा, फरकिया, अजमेर। ठीक है, अब हम लोग तांबा संयंत्र से संबंधित अगर अपन लोग बात करें तो राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, खेतड़ी नीमका थाना में, ये 9 नवंबर 1967 में स्थापित किया गया। तो 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, जिसकी स्थापना की गई, और ये केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। उसके बाद में अपन लोग फिर यहाँ पर देखें तो कुछ और प्रश्न हैं। गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और ताम्रवर्ती नगरी किसको कहते हैं, आहड़ को कहते हैं। अगला प्रश्न अगर अपन लोग देखें, अगली खबर देखें तो किसको लोकसभा में सचेतक बनाया गया है, और ये राजस्थान के किस लोकसभा सीट से सांसद है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है दामोदर अग्रवाल। और दामोदर अग्रवाल कहाँ से सांसद है, भीलवाड़ा से। तो लोकसभा में सचेतक किसको बनाया गया है, सचेतक बनाया गया है दामोदर अग्रवाल को। दामोदर अग्रवाल कहाँ के हैं, भीलवाड़ा के सांसद हैं दोस्तों। ठीक है, अब फिर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो अगली खबर है आज की वो संबंधित है साहित्य से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है ना। तो मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर जो समारोह आयोजित किया गया, उस समारोह के अंदर राजीव सक्सेना को मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं। अगली जो खबर है वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से संबंधित है। तो ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो राजस्थान के किस जिले से होकर के गुजरेगा, अजमेर, चित्तौड़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में अजमेर, चित्तौड़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर जिलों से होकर के गुजरेगा। उसके बाद में फिर हम लोग जब अगली बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको अपन लोग कहते हैं DMIC। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, 1504 किलोमीटर है, और ये यूपी से निकलती है। और यूपी में दादरी नहीं है, दादरी है, दादरी यूपी से निकलता है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के बीच में जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल पोर्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। कॉरिडोर का मतलब एक गलियारा है जो कहाँ से शुरू हो रहा है, दिल्ली से, और कहाँ जाकर के ख़त्म होगा, मुंबई में जाकर के ख़त्म होगा। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 1504 किलोमीटर की इसकी लंबाई है दोस्तों। ठीक है, और इसमें अगर अपन लोग देखें तो कुल 6 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। कितने राज्य जुड़े हुए हैं, 6 राज्य जुड़े हुए हैं यहाँ से। और इसका सर्वाधिक अगर अपन लोग देखें क्षेत्रफल तो राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, यानी 38% क्षेत्र राजस्थान में स्थित है दोस्तों।
ठीक है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो वित्तीय सहायता प्रदान की है वो किसने प्रदान की है? जापान ने वित्तीय सहायता इसको प्रदान की है। तो इसमें इसके निवेश क्षेत्र है, निवेश क्षेत्र कौन से? एक तो खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, अलवर का क्षेत्र है। उसके बाद अजमेर, किशनगढ़, ये दो तो इसमें निवेश क्षेत्र के रूप में है। और औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जोधपुर, पाली, मारवाड़, ठीक है, जयपुर, दौसा औद्योगिक क्षेत्र और राजसमंद, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो 3 औद्योगिक क्षेत्र हो जाएंगे डीएमआईसी में, राजस्थान से रिलेटेड अपन लोग बात करें तो, और 2 निवेश क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं? जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र पहला, जयपुर, दौसा औद्योगिक क्षेत्र दूसरा, राजसमंद, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र तीसरा। और निवेश क्षेत्र कितने हैं? तो एक तो अलवर में है, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, और एक अजमेर, किशनगढ़ में है। ये 2 निवेश क्षेत्र हो जाएंगे। भारत के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई? अभी मैंने आपको बताया 3 रामसर साइट हैं, ठीक है। इसमें एक तो नंजरायण है तमिलनाडु में, कुजुवेली है तमिलनाडु में, और तवा जलाशय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। उसके बाद में भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापना करने के लिए समझौता किया है। तो जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ में समझौता किया है। अब फिर अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। तो साझेदारी किसने की है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने, ठीक है दोस्तों। अब फिर हम लोग अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है ना, यानी मासिक धर्म के दौरान 1 दिन की छुट्टी मिलेगी कामकाजी महिलाओं को। इसकी शुरुआत किस सरकार ने की है? उड़ीसा सरकार ने की है। भारत और वियतनाम ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। उसके बाद में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश, है ना। ये खबर पहले अपन लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वो अगर अपन लोग देखें तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है। इसमें 90 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अगली जो खबर है वो फिर यहाँ पर है, केंद्रीय कृषि मंत्री से संबंधित है दोस्तों। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया नवाचार किया है। उन्होंने किसानों से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद करने के लिए एक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? किसान की बात, ठीक है। उसके बाद भारत जो है कई देशों के साथ में 1 to 1 बातचीत करता है। उसी की कड़ी में 2+2 बैठक जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। किसके साथ? भारत और जापान के बीच में आयोजित की जा रही है दोस्तों। विश्व करंट अफेयर्स की हम लोग बात करते हैं तो अभी जो खबर मैंने आप लोगों को बताई थी वही खबर यहाँ पर वापस रिपीट है। थाईलैंड के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कौन है? तो दूसरी महिला है जिनका नाम क्या है? पेंटोकटार्न शिनवात्रा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब फिर हम लोग जब इसमें अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं तो भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई? कौन सी? छठी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समुद्री वार्ता का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समुद्री सुरक्षा को लेकर के वार्ता की मेजबानी जो है किसने की थी? कैनबरा ने की थी दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से अभी मैंने इस खबर पर भी पहले चर्चा कर चुका हूं कि उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? तो ईरान के थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ईरान के उपराष्ट्रपति के पद से। और ये जो इस्तीफा है उन्होंने वहाँ के जो नए मुखिया है पेजेशकिन उनको प्रदान किया। और क्यों दिया? क्योंकि कैबिनेट जो थी, है ना, तो उस कैबिनेट में उनकी पसंद के जो मंत्री थे वो कम थे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद में अब हम लोग आज चर्चा करेंगे सीईटी पर, जो है वो अब की बार वार। तो सीईटी से संबंधित जो टॉपिक अपन लोगों ने कल डिस्कस किया था दोस्तों, उसमें कुछ प्रमुख संस्थाएं और उनकी स्थापना को लेकर के हमने डिस्कशन किया था। तो कृषि विपणन निदेशालय, उसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1994 में, 1994 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना हुई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कृषि यानी कृषि से संबंधित वस्तुएं और उसका विपणन करना, है ना, तो उसके विपणन करने की दिशा में प्रयास करने के लिए कोई एक संस्थान की स्थापना की गई। और वो संस्थान कौन सा है? कृषि विपणन निदेशालय, जिसकी स्थापना कब की गई? 1994 में की गई दोस्तों,
ठीक है। राजस्थान की नवीनतम कृषि नीति कब जारी की गई? 17 दिसंबर 2019 को, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। पंचायती राज विभाग की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1999 को पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई दोस्तों। लेकिन उससे पहले पंचायती राज का उद्घाटन देश में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को किया था, और ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों। उसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं को लेकर के एक बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी, इसीलिए पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अब हम लोग फिर यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल है, लेकिन राजस्थान का पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद संविधान में पंचायती राज को लेकर के और फिर पंचायती राज के विकेंद्रीकरण को लेकर के जो अमेंडमेंट किया गया, तो वो जो अधिनियम पारित हुआ वो कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, और वो कब पारित किया गया? 1992 में। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। अगली खबर, यहाँ अपन अगली संस्था की बात करते हैं, राजीविका। ठीक है, राजीविका जिसको राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना। तो इसमें राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार जो हैं उनकी आजीविका को लेकर के और फिर ऋण प्रदान करने के लिए, उनको सहयोग प्रदान करने के लिए, है ना, योजना शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आजीविका के माध्यम से वो ग्रामीण परिवारों को ऋण प्रदान कर सके और उनकी आजीविका को लेकर के काम कर सके, ताकि ऐसे लोगों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है दोस्तों। अगली जो खबर है, यहाँ अपन लोग कह सकते हैं अगला जो संस्थान है वो है रूडा। रूडा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1995 में हुई थी। ठीक है, तो रूडा एक्चुअल में क्या है? तो रूडा है ना, अपन लोग अगर इसको देखें तो रूरल अर्बन डेवलपमेंट, है ना, कॉरपोरेशन है, एजेंसी है। तो गैर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? रूडा करता है। ठीक है, तो रूडा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से जो संस्था है उसकी स्थापना कब की गई? नवंबर 1995 में की गई। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान वित्त निगम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी और 1955 को हुई थी। ठीक है, तो ये राजस्थान वित्त निगम जो है RFC, ये लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण देने के लिए एक वित्तीय संस्थान है। ठीक है, तो छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को वित्त प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है? राजस्थान वित्त निगम। और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई। रिको, ठीक है, रिको 1 जनवरी 1980 को रिको की स्थापना की गई। ये राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, और उसके बाद में अगर अपन लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली सबसे बड़ी संस्थान है तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट भी करता है एंड निवेश भी करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1980 में 1 जनवरी को जयपुर में की गई थी दोस्तों। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो लघु मध्यम और वृहद उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने का काम कौन करता है? काम करता है रिको। ठीक है, उसके बाद में रिको के एग्रो फूड पार्क भी है। इसमें एक एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है? रानपुर कोटा में है, बोरनाड़ा जोधपुर में है, गंगानगर में है और अलवर में है। ये 4 एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, तो इसमें आप लोग अगर चाहो तो एक तो रानपुर है, ठीक है, उसके बाद में फिर जो है एक बोरनाड़ा जोधपुर में है, एक गंगानगर में है और एक अलवर में है। ठीक है, तो ये 4 जो एग्रो फूड पार्क हैं। तो प्रथम निजी एग्रो फूड पार्क झालावाड़ में प्रस्तावित है। ठीक है, और प्रथम मिनी एग्रो पार्क कहाँ पर है? चैनपुरा निवाई टोंक में। तो 4 एग्रो पार्क हैं। कौन कौन से एग्रो फूड पार्क? रानपुर कोटा, दूसरा है बोरनाड़ा जोधपुर, तीसरा है गंगानगर और चौथा है अलवर। अब फिर रिको द्वारा 9 मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। वो कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, पाली, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है, उसके बाद में फिर मेगा फूड पार्क है। तो प्रथम ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगर अजमेर में और फलाना मेगा फूड पार्क बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद अपन लोग देखें तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? तो पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर। उसके बाद में है निमराना अलवर और तीसरा है बोरनाड़ा जोधपुर। तो
सीतापुरा जयपुर, बोरनाड़ा जोधपुर और निमराना अलवर, ये तीनों निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क हैं जिनको अपन लोग कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ईपीआईपी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। रीको द्वारा पूर्णतः गैस आधारित औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? तो सथाना अजमेर, ठीक है, एक तो ये है रीको। बात करते हैं राजसिको की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 को। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना तो हुई थी 1955 में, रीको की स्थापना हुई थी 1980 में और इसकी स्थापना हुई थी 1961। जो है वो लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करता है, रीको जो है वो वृहद उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करता है, लेकिन ये जो राजसिको है वो विशेष रूप से लघु उद्योगों के लिए, तो लघु उद्योगों का